नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। ये मुलाकात भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। और इसके साथ ही बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। यह मुलाकात दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। यह मुलाकात भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल से स्तर की वार्ता की है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फिनलैंड के बीच तकनीकी, व्यापार और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और नए सहयोग के अवसर तलाशने पर विचार विमर्श हुआ। प्रतिनिधिमंडल स्तर की यह बैठक भारत फिनलैंड संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फिनलैंड के बीच तकनीकी, व्यापार और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और नए सहयोग के अवसर तलाशने पर विचार विमर्श हुआ। प्रतिनिधिमंडल स्तर की यह बैठक भारत फिनलैंड संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन में हिस्सा लिया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य विषय बता दें कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायसीना डायलॉग में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्र विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस आयोजन में नीति निर्माता, विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेकर विचार विमर्श करते हैं। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य विषय जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायसीना डायलॉग में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्र विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस आयोजन में नीति निर्माता, विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेकर विचार विमर्श करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित किया। पीएम ने बताया कि ऐतिहासिक भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जो भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन
और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बता दी कि कैंसर के उन्मूलन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मंत्री ने महानुभाव मेरे आदरणीय सहयोगी विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस सहयोगी और मीडिया मंत्रियों को नमस्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीवा कैंसर उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने में खुशी हो रही है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और कैंसर रोकथाम की जागरूकता बढ़ाना प्राथमिकता है। उन्होंने मीडिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान के महत्व और वैश्विक पहलू पर प्रकाश डाला। और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कैंसर के उन्मूलन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने आदरणीय सहयोगी विश्व स्वास्थ्य संगठन और महानिदेशक सहयोगी और मीडिया मित्रों को नमस्कार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रीवा कैंसर उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने में खुशी हो रही है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और कैंसर रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना प्राथमिकता है। उन्होंने मीडिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने भी अभियान के महत्व और वैश्विक पहलू पर प्रकाश डाला। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के रूप में तरणजीत सिंह संधू ने नियुक्त किया है। इस पद की जिम्मेदारी अब तक निभा रहे विजय कुमार सक्सेना को लद्दाख के एलजी पद का जिम्मा सौंपा गया है। तरणजीत बता दें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पूर्व राजनीतिक हैं और उन्होंने 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य किया और भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2013 से 2017 के बीच उन्होंने वाशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा की नींव रखी। उन्होंने श्रीलंका और विभिन्न महत्वपूर्ण राजकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं
और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली के नए एलजी नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में तरनजीत सिंह को नियुक्त किया गया। इस पद की जिम्मेदारी अब तक निभा रहे विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के एलजी पद का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि तरनजीत सिंह वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है। भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2013 से 2017 के बीच उन्होंने वाशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा की नींव रखी। उन्होंने श्रीलंका और विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। यमुना पार के लाखों लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य यहां देखने को मिला है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजपुर से मैनेजिस पार्क तक पिंक लाइन मेट्रो के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना डीएमआरसी के फेज 4 प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। उद्घाटन समारोह बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मेट्रो विस्तार से यमुना पार के लोगों को यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी। इस रूट पर बनाए गए मुख्य स्टेशन खुजवी खास, सोनिया विहार, भजनपुरा, यमुना विहार, सूरत घाट, जगतपुर विलेज और माजरा और बुराड़ी हैं। इन स्टेशनों के चालू होने से इन इलाकों के लोगों को सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबा सफर तय करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह उनके लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पिंक लाइन के इस विस्तार से लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज होगा। साथ ही यमुना पार में लंबे समय से चली आ रही मेट्रो की मांग अब पूरी हो रही है। हाँ, ये बहुत शुभ समाचार आप सबको बताएं कि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ उस क्षेत्र में मेरे सांसद बनने के पहले तक मेट्रो नहीं आती थी। एक बगल के लाइन से ईस्ट में जाती थी मेट्रो, मगर हमारी लोकसभा में नहीं थी। हमने पहला फेज भी किया और अब जो चौथा फेज है, पहला फेज जो मैं किया वास्तव में तीसरा फेज था, उसमें हमारे यहाँ आया एक शिव विहार तक। अब हम लोग 8 मार्च को एक बहुत बड़ी सुविधा वाला कि हमारे गोंडा में रहने वाला गोकलपुरी, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, चाहे वो सीलमपुर में रहते हों या करावल नगर रहते हों या फिर वजीराबाद रहते हों, तिमारपुर, बुराड़ी, झड़ौदा, ये सब लोग अब मेट्रो का उपयोग करेंगे और इस नाते बहुत सारी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 8 मार्च को मैं अपनी तरफ से भी सबका आह्वान करता हूं कि इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं और ये जो बुराड़ी का जो निरंकारी मैदान है वहाँ वो सुबह 10 बजे सबसे मिलेंगे भी। आप सब लोग भी आइए और अभी आएंगे तो हम और भी कुछ मांगेंगे उनसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और भाजपा सांसद महेश शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अस्पताल हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक नया प्रयास है और प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार हुए। 2014 तक भारत में केवल 6 एम्स काम कर रहे थे, जबकि अब देश में 23 एम्स विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और हेल्थ केयर सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल समूह से अपेक्षा जताई कि वह प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए प्रयास करेंगे और बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस एडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे, आपके इस ग्रुप से इस बारे में आग्रह करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है
और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। आपका एक ग्रुप इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। स्पोर्ट्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सके, रिटर्न कर सके, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। आप देखें 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स बामुश्किल से काम कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर केडीएसजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। 1000 लोगों को। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 मार्च से प्रदेश भर में प्रारंभ होने वाले ज्वल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की और अभियान की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाए, नदियों के उद्गम स्थलों का विकास किया जाए और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिप्रा, बेतवा और गंभीर नदियों के पुनर्जीवन की योजना पर जोर दिया। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के संवर्धन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तार, नगरीय जल संग्रहण संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास, नालों के शोधन और पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस बार जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को और भी प्रभावी और परिणाम मूलक बनाया जाएगा। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से इस एक नए आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार नवीन की यात्रा पार्टी के आगामी कार्यक्रम और रणनीतिक बैठकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका यह दौरा बीजेपी के संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों को और गति देने के उद्देश्य से किया गया। हवाई अड्डे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें रवाना करते समय विदाई दी। यात्रा के दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों ने बता दी कि उनके कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में नेताओं ने अपने हालिया फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। समर्थकों का कहना है कि उनका यह कदम नेता के निर्णय पर विचार बदलने के लिए किया गया। राजनीतिक हलकों में इसे उत्सुकता और चर्चा का विषय माना जा रहा है। आगामी दिनों में इस मामले पर और भी बयान आने की संभावना है।
नेपाल के आम चुनावों के तहत वोटों की गिनती जारी है। एक पोलिंग सेंटर से प्राप्त वीडियो में मतगणना का दृश्य सामने आया, जहां चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा धैर्यपूर्वक वोटों की गिनती की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मतगणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस गिनती के परिणाम देश की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ईरान के खामेनी की हत्या के विरोध में शिया समुदाय द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद श्रीनगर के घंटाघर के आसपास सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात किए गए। शहर के व्यस्त क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई। श्रीनगर प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देश भर में क्रिकेट जीत का जश्न और भारत ने इंग्लैंड को हराया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस शानदार जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम्स के फैंस ने देश भर में उत्सव मनाया। वहीं पंजाब की बात करें तो भारतीय प्रशंसक टीम की जीत के बाद बेहद ही उत्साहित दिखे। इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर उन्हें रोक दिया। मुंबई के यहाँ के इंटर क्रिकेट प्रेमियों ने टीम की जीत का बेसब्री से इंतजार किया और जीत के बाद जश्न मनाया। मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर फैंस ने झंडे लगाए, डांस किया और पटाखे फोड़ते हुए टीम की जीत का जश्न मनाया। टीम की यह जीत फैंस के लिए गर्व और खुशी का पल साबित हुई और पूरे देश में उत्सव का माहौल बनता हुआ नजर आया है। और इसके साथ ही देश भर में बता दें कि टीम इंडिया की जीत को लेकर उत्सव देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, मुंबई से। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया की जीत को लेकर सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। फैंस ने उत्सव मनाया पटाखे फोड़कर। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सभी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। और इसके साथ इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड को हराया। अगर बात उत्तर प्रदेश की तस्वीर की करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल्स में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। इस शानदार जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने फैंस ने देश भर में उत्सव मनाया। अगर बात पंजाब की तस्वीर की करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय प्रशंसक टीम की जीत के बाद बेहद ही उत्साहित दिख रहे हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर उन्हें रोक दिया। वहीं बता दें कि क्रिकेट प्रेमियों ने टीम की जीत का बेसब्री से इंतजार किया और जीत के बाद जश्न मनाया है। इन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी। आप देख सकते हैं सभी जगहों पर फैंस ने झंडे लगाए, डांस किया, पटाखे फोड़ते हुए टीम की जीत का जश्न मनाया। टीम की यह जीत फैंस के लिए गर्व और खुशी का पल साबित हुई है और पूरे देश में उत्सव का माहौल दिखता हुआ नजर आया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी।